Hello students, welcome back. In the previous lecture we were talking about that what is rate of the reaction, what are its different types. We have talked about average rate of reaction and instantaneous rate of the reaction. आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन पे सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है. तो पहला जो है वो होता है इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन. देखो दुनिया में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है. अगर सनलाइट प्रेजेंट है, रेडिएशंस प्रेजेंट है तो रिएक्शन हो जाएगी. अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएक्शंस नहीं होगी. ठीक है, तो ऐसी सारी रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल है नेचर में, ऐसी रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में बड़ी आसानी से होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी. जैसे कि हमारे पास है एसीटोन. एसीटोन को अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो ही कन्वर्ट होगा. इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर रिलीज़ होती है. ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी. इसका मतलब हुआ कि पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कि कुछ केसेस में अगर रेडिएशन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी. सेकेंड इज़ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के लिए एक छोटी सी बात आप देखें कि आपके पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ वुड है, आपको उसमें आग लगानी है. आग आप इमेजिन करके चलें कि उस पीस ऑफ वुड के ऊपर जब आप आग लगाएंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा. लेकिन अब इसी तरीके के इतने ही बड़े पीस ऑफ वुड को, सेम क्वालिटी के वुड को आप छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लीजिए और उसमें आग लगाएं, तो उसको पहले के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा. आंसर आएगा कि कम टाइम लगेगा. दोबारा से समझाता हूँ. मान लेते हैं आपके पास एक गिलास पानी है. एक गिलास पानी में आपने क्या किया, आपने उसके अंदर शुगर डाल दी. शुगर को डिसॉल्व करने में देख लो, 1 चम्मच शुगर आपने डाली, उसको डिसॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम नोट कर लीजिए आप. फिर से आप दोबारा एक गिलास पानी लीजिए. अब की बार 1 चम्मच शुगर की बजाय आप 1 चम्मच शुगर पाउडर का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो यू विल ऑब्ज़र्व कि जो शुगर पाउडर होता है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया. सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सीधा सीधा बात है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. अगर आपको ये बात नहीं समझ आती तो मैं इसको एक बड़ी सिंपल सी भाषा में कहता हूँ कि लेट मी हैव दिस इज़ अ बुक. इस बुक को मुझे आग लगानी है, हालांकि दिस इज़ वेरी बैड, डोंट ट्राई दिस एट होम. ठीक है, बट फिर भी आपको एक नोटबुक है, उसमें आग लगानी है. आप पूरी नोटबुक को उठा के डाल दो, जलने में टाइम लगेगी. अगर आप उसको एक एक पेज करके जलाओगे तो ज़्यादा जल्दी जलेगी. क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या हो रहा था कि आग यहाँ लग गई, आग यहाँ लग गई. लेकिन अगर आप दो पेजेस को फाड़ कर अलग अलग डालोगे तो पहले तो आग सिर्फ यहाँ लग पा रही थी, ये छिपा हुआ था. अब आग दोनों पर बराबर तरीके से लग जाएगी, एक ही टाइम में दोनों पेजेस पर आग लग जाएगी. तो इसका मतलब है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. थर्ड फैक्टर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का मतलब है, कैटलिस्ट वर्ड ही कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है. कि अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ योर टेम्परेचर. देखो रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. जो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब उसको होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है. अगर वो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करा पाते तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो टेम्परेचर एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा. नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट कैसा है. पहला होता है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इसमें गैसेस में सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे भी कम. ऐसा क्यों होता है, देखें गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. आई विल नॉट से ज़ीरो होता है बट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होने का फ़र्क क्या पड़ेगा,
फ़र्क सीधा सीधा ये पड़ेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो गया तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रेडी, molecules are always ready to convert into the products। जबकि सॉलिड में क्या होगा, पहले आपको उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इसी चैप्टर के लास्ट में हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसको कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी ये मानती है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पर टक्कर के चांसेस ज़्यादा होंगे। सॉलिड के अंदर क्या होगा, सॉलिड के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इतनी कम होती है कि मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी एट रेस्ट, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको मोशन पे लेके आना पड़ेगा ताकि वो मोशन में आए, एक दूसरे के साथ टक्कर मारे और रिएक्ट करें। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है कि गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है। वीक होने का मतलब है मॉलिक्यूल्स आपस में तो अट्रैक्ट नहीं करा पा रहे, तो वो दूसरों के साथ जाकर ही क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फैक्टर इज केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट का सीधा सीधा मतलब है फोर्सेस से, कि जैसे NO+O2 हमें क्या देती है, NO2। ये रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। जबकि इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, वो है CH4+2O2 गिविंग यू CO2+2H2O। के ऊपर क्या बना था, NO2, नीचे क्या बन रहा है, CO2। सिर्फ फ़र्क इसका है कि ऊपर नाइट्रोजन है और नीचे क्या है, कार्बन है। लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है जबकि ये रिएक्शन क्या है, स्लो है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, वो स्ट्रोंग है। फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रोंग है। फोर्सेस स्ट्रोंग होने का मतलब ये हो गया कि देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ ओनली वन बॉन्ड वाइल इन द CH4 देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ 4 बॉन्ड्स। कि 4 बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड सिर्फ 3 है तो वो बड़ी आसानी से टूट जाएंगे। 3 बॉन्ड को तोड़ने में कम टाइम लगेगा कि 4 को, आंसर इस 4 बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। आई से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखें, हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन में हम एक बात कहते हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि बिकॉज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेज, के वो जो टक्कर लग रही थी वो क्या होगी, ज़्यादा लगेंगी। कि भाई पहले अगर मान लो सिर्फ 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल हैं तो उनमें कितनी टक्कर लगेगी। अगर आप मॉलिक्यूल्स को बढ़ाकर 100 से 150 कर दोगे, 150 कर दोगे, तो कॉलिजन्स जो होंगे वो और ज़्यादा होंगे। और जो केमिकल रिएक्शन है हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या मानते हैं, उसको ये मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर मारते हैं। तो ये जो टक्कर मारने वाली बात है, टक्कर ज़्यादा कब लगेगी, जब अमाउंट ज़्यादा होगा। यानी कि इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, बढ़ेगी। कि अमाउंट जितना ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। देखें, इसी के बेस्ड एक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो वैसे तो हम क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन। कि मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A+B गिविंग यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B। यहाँ पर A और B क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है कि रिएक्शन को बैलेंस करो। A के मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा वो पावर में चला जाएगा और B के मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट नॉट इक्वल। इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे,
उस कांस्टेंट का नाम क्या है? के। क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। आप उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं और आप उसको रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेट कांस्टेंट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान रखो कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक्चुअल में करेक्ट फॉर्म नहीं है। 50% चांसेस है कि वो ठीक है और 50% चांसेस है कि वो गलत है। कैसे गलत है? उसने तो कह दिया कि भाई हर बार देख लो रिएक्शन के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो पावर में होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है और कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। जिन केसेस में ऐसा नहीं होता वहाँ तो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पर भी एक बात कॉमन होती है और वो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ क्या होता है एक्चुअल में? देखें बड़े ध्यान से कि इट इज़ द एक्सप्रेशन इन विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट थे ना, ए और बी क्या थे? रिएक्टेंट थे। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज्ड टू सम पावर, कि ये किसी पावर से रेज कर रखा होगा हमने, एंड दैट पावर मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्शन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि वो उसके बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में क्या फ़र्क है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हमेशा ये जो पावर होगी वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी, जबकि रेट लॉ कहता है कि कुछ केसेस में बराबर हो सकती है और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें ये जो पावर है वो एक्चुअल में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ना हो। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल के लेके आए? रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट लॉ। रेट लॉ में भी अब बारी आती है रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने की कि भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को 1 लेट करता हूँ, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट विच आई कैन हैव, कि सबसे छोटा क्या है? 1 मोल है। अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, अगर यहाँ पर 1 पुट करो तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो इट विल ऑलवेज बी 1। यहाँ पर 1 की पावर चाहे कुछ भी हो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इट मीन्स रेट विल बी इक्वल टू के। इसका मतलब है रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिट मोलर, के एक एक मोल अगर आपने रिएक्टेंट लिया तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ही क्या होगी? रेट कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दैट इज़ वाई रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक मतलब फॉर अ गिवन अमाउंट। ठीक है, और वो अमाउंट कितना है? 1 मोलर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खासियतें हैं। ठीक है, तो पहले क्या है? हाइयर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई जैसे जैसे के बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती रहेगी? फास्ट होती रहेगी। दूसरा, वैल्यू ऑफ के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी, कि अगर टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करेगा के की वैल्यू सेम रहेगी, जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेगा के की वैल्यू भी क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी। यानी कि वैल्यू ऑफ के चेंजेस with change in temperature for a particular reaction. The value of K does not depend upon the concentration of reactant, कि concentration पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में आप कितना अमाउंट लेके चले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दिमाग में आएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि रेट कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिखा, या रेट लॉ को हमने क्या लिखा कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। दिस अल्फ़ा और बीटा मे बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और इट मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो पावर्स हैं रेट लॉ में
जो कंसंट्रेशन टर्म्स है रिएक्टेंट की, वो जो पावर्स है, उन पावर्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि पावर टू विच मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड, ठीक है, आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सीधी सी बात है कि भाई हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ में जो पावर होगी वही क्या हो जाएगी, ऑर्डर। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, 2NH3 प्लैटिनम पर क्या किया, डीकम्पोज कराया, N2 + 3H2। तो जब ये डीकम्पोज किया तो पावर क्या आई, ज़ीरो आई। ज़ीरो आई तो ऑर्डर भी क्या है, ज़ीरो है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को अगर जब डीकम्पोज कराया तो यहाँ पर पावर देखे क्या है, 1 है, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर को जनरली आई कैन राइट, जनरली ऑर्डर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कब, जब रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट किसका है, वो कॉन्सेप्ट है अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ reactants react simultaneously to give product। ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं टू गिव प्रोडक्ट। जैसे कि 2NH3 है, अभी हमने देखा था 2NH3 है, ये क्या देता है आपको, N2 + 3H2। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड हमने ली, ठीक है ना, यही हमने किया था कि 2NH3 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया और 1130 केल्विन का टेम्परेचर रखा, तो क्या दे रहा था, N2 + 3H2 दे रहा था। तो इसमें जो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 2, जबकि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 0, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0 है। फिर से समझते हैं कि N2 + 3H2 में कोई आपसे पूछे कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल्स के साथ, 3 मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 4, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 4। यहीं पर एक डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, ऑर्डर में और किस में, मॉलिक्यूलैरिटी में। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, एक्चुअल में थियोरिटिकल है, कि आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, उसका स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट देखेंगे रिएक्टेंट्स का, प्लस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, कि हम थ्योरी से नहीं बता सकते कि पावर क्या लिखी जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी मीन्स हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स react simultaneously to give product, ठीक है, वो क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, कि रेट लॉ में ये जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी।
ये फर्स्ट पॉइंट आया, दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल, कि ये क्या होगा, फ्रैक्शनल हो सकता है. ठीक है, फ्रैक्शनल और नेगेटिव ऑल्सो, कि फ्रैक्शनल भी जा सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी नेवर इन फ्रैक्शन और नेगेटिव. फ्रैक्शन में होने का मतलब है कि आधा मॉलिक्यूल कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, आधा मॉलिक्यूल कभी नहीं बनता, कम से कम एक मॉलिक्यूल तो बनेगा. तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैलिड फॉर सिंपल as well as for complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन which completes in more than one step, कि जो एक से ज़्यादा स्टेप में होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कि कुछ रिएक्शन तो ऐसी है जो एक स्टेप में ख़त्म हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स आते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सिंपल रिएक्शंस में भी काम करता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी काम करता है. मॉलिक्यूलैरिटी क्या करती है, मॉलिक्यूलैरिटी फेल कर जाती है, मॉलिक्यूलैरिटी फेल्स इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में वो क्या कर जाती है, फेल कर जाती है. एंड डिपेंड्स अपॉन rate determining step which is slow step, अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है, कि रिएक्शन तो एक ही है लेकिन उसको ख़त्म होने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप चाहिए. अगर उसको ख़त्म होने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि वहाँ पर हर एक स्टेप का रेट होगा. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर. किस पे डिपेंड करेगा, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा. इसको देखो मैं ऐसे समझाता हूँ. मान लेते हैं कि 4 बंदे हैं जो एज अ टीम एक रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जब रिले रेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो देखो टीम के चांसेस, जीतने के चांसेस किस बात पे डिपेंड करते हैं, कि भाई टीम का सबसे स्लो रनर कौन है. ठीक है, जो सबसे स्लो रनर है वो डिसाइड करेगा कि पूरी रेस कितनी देर में ख़त्म होगी. क्योंकि जो सबसे स्लो रनर होगा वो ही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा. अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. और अगर वो जो है क्या कर जाए, बहुत फास्ट हो जाए दूसरी टीम के कंपैरिजन में, तो रेस जल्दी ख़त्म हो जाएगी. तो जब रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही हो, तो आप मॉलिक्यूलैरिटी जब चेक करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप कौन सा है. जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा वो क्या करता है, वो ही डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगी. ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, नोट दैट order of reaction is equal to molecularity for simple reaction. कि अगर कोई रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन लिखें या फिर आप उसको क्या लिखें,
एलिमेंट्री रिएक्शन के जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होगा। कई बार इसी पे क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ कि कोई रिएक्शन सिंपल है कि नहीं है, तो आप उसका देख लो ऑर्डर और आप क्या देख लो मॉलिक्यूलैरिटी। अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बराबर आ गए तो वो क्या होगी, एक सिंपल रिएक्शन होगी, अदरवाइज़ वो सिंपल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, लेकिन अभी हमने सीखा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आ जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी में भी डिफरेंसेस कई बार बोर्ड ने पूछा हुआ है, सो बोथ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया कि हमने यहाँ पर कहा था कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, फिफ्थ पॉइंट में हमने कहा था कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए भाई, अभी हमने कहा कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे, देखें एक सीधी सी बात है, इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा देता हूँ कि लेट में से एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रेट जो होगा, रेट ला कहेगा रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो यही ऑर्डर हो जाएगा, एक ही रिएक्टेंट हो तो यही ऑर्डर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इफ़ रेट की तो यूनिट फिक्स है, वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, इज इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, ज़ीरो करो, रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो, यानी कि रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो मतलब ये क्या हो गया 1, तो के की यूनिट्स क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी कि अगर कहीं पर आपको क्या दे रखा हो, रेट कांस्टेंट दे रखा हो, और कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लो। अगर ये मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या रहा हो, ज़ीरो रहा हो, ऑर्डर क्या रहा हो, ज़ीरो रहा हो। अगर आप एक्स को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो रेट की तो यूनिट फिर से क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी है, तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, के का आंसर क्या आएगा, पर सेकंड। यानी कि अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, -1 है, सेकंड की पावर -1 है, तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहा हो 1, उससे पहले वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर मोल पर लीटर का क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, बस इतना सा फ़र्क होता। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप आप सबको आज काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो कीप ऑन एन्जॉइंग इन दिस वे, पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, तो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, we will make a special video based on numericals also. So मिलते हैं next time with some more interesting topics. Till then, goodbye, best wishes, and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. ठीक है, तो मिलते हैं next time.